अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैकुला का एपिसोड नंबर 4। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मई। मैं शायद ऊँघ गया हूँ। अगर बेदार होता तो अपनी अजीमुशान कैसर को दूर ही से देख लेता। चांद की धुंधली चांदनी में कैसर का सहन काफ़ी वसी मालूम होता था। बहुत से रास्ते सहन के बीच में एक दूसरे को कता करते हुए मुख्तलिफ सिमतों में जाकर अंधेरी मुहारबों के नीचे गायब हो गए थे। मैं अब तक सहन को दिन की रोशनी में नहीं देख सका, इसलिए कि वसत के मुताल्लिक यकीन से कुछ नहीं कह सकता। गाड़ी रुकी, कोचबान कूद कर नीचे उतरा और मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, और एक बार फिर मैंने इसकी आसंगी गिरफ्त महसूस की। अगर वो चाहता तो एक ही झटके से मेरा हाथ तोड़ देता, ऐसी कुव्वत थी इसमें। जब मैं उतर चुका तो इसने मेरा सामान मेरे करीब ढेर कर दिया। मैं एक बेहद कदीम तर्ज के दरवाजे के सामने खड़ा था। गवाड़ों में बड़ी बड़ी कलमंजी जड़ी हुई थी और फिर पत्थर के मेहराब थे। वो सीधा मगर मजबूत। कोचबान पर निशस्त पर जा बैठा, लगामें हाथ में लिए और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक अंधेरी गुजरगाह में दाखिल होकर मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा रहा, क्योंकि नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। दरवाजे पर ना तो घंटी की रस्सी नज़र आ रही थी और ना कटका, और ना ही ये मुमकिन था कि मेरी आवाज़ पत्थर की मोटी दीवारों और बंद खिड़कियों में से गुजरकर कैसर की मकीनों को मेरी आमद से बाखबर करती। मैं अंधेरे में खड़ा था। कैसर खामोश और वीरान था, और मेरे दिल में तरह तरह के शकूक व अंदेशे पैदा हो रहे थे। मैं कहाँ आया हूँ? किन लोगों में आया हूँ? क्या यह कैसर आबाद है? क्या मैं खतरात की सरहद पर खड़ा हूँ? मुझे क्या करना है? क्या होगा? क्या एक सॉलिटर के क्लर्क को, जो गोन ड्रैकुला के पास लंदन के एक मकान के फरोख के सिलसिले में गफ्ट व शीट करने आया है, कोई ख़तरनाक मुहिम अंजाम देनी पड़ेगी? सॉलिटर्स का क्लर्क, यकीनन मैं ना कोई लफ्ज़ नागवार गुजरेगा। अब मैं क्लर्क नहीं रहा, बल्कि संध्यापा लेस्टर हूँ, क्योंकि लंदन छोड़ने से पहले मुझे खबर मिली थी कि मैंने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। ये सोचकर शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने अपनी रान पर चुटकी ली। नहीं, मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने चुटकी की कसक महसूस की थी। मैं जाग रहा था। मैं कार्तिया में था और वो वीरान कैसर हकीकत में मौजूद था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि बंद दरवाज़ों के पीछे भारी कदमों की छाप सुनाई दी, और साथ ही कुवाड़ों की जुड़ियाँ रोशन हो गई। जंजीर खोलने और गटका गरने की आवाज़ आई। ताले में चाबी घुमाई गई। चाबी घूमने की आवाज़ समा खराश थी। मालूम होता है ताले और चाबी को एक मुद्दत से नहीं इस्तेमाल किया गया, और बड़े बड़े कवाड़ हल्की सी आवाज़ के साथ पीछे की तरफ खुले, और मेरे सामने एक तवील और कामत बूढ़ा खड़ा था, जिसकी मूछें बहुत ज़्यादा घनी थी, लेकिन दाढ़ी मंडी हुई थी। वो सियाह कपड़ों में मलबूस था, और इसके चेहरे और हाथों का रंग नाकाबिले यकीन हद तक सफ़ेद था, जिसे वो मोम का बुत हो, जैसे इसके बदन में खून की एक बूंद तक ना हो। वो अपने एक हाथ में कदीम तर्ज की शमादान लिए था। रोशनी की साई संगीन दीवारों और दरवाजे के मेहराब पर रक्स कर रहे थे। बूढ़े ने अपना दायां हाथ उठाकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। इसकी ये हरकत बड़ी शाइस्ता थी। नौजवान खुश आमदीद, इसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा। इसका तलफ़्फ़ुज़ बदयसीउ का सा था। वो मेरा इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ा, बल्कि जहाँ था वही खड़ा रहा, जैसे वो दफाता पत्थर के बुत में तब्दील हो गया हो। लेकिन जब मैंने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा तो इस बुत में जैसी जान पड़ गई। इसने अस्तातरी तौर पर आगे बढ़कर मुझसे मुसाफा किया। इस बूढ़े की गिरफ्त ऐसनी थी, कोचबान के हाथ की गिरफ्त की तरह। मुझे पेरिया छूट गई। बूढ़े का हाथ खुश लकड़ी की तरह सख्त और बर्फ की तरह सर्द था, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। इसने गालिबन इस मुल्क की रस्म के मुताबिक कहा, मरहबा मरहबा, तुम्हारा यहाँ आना मुबारक हो। जब तक यहाँ रहो खुश रहो, और जब वापस लौटो तो अपनी वो मुसर्रतें
जो तुम अपने साथ लाए हो, थोड़ी सी हमें भी बख्शे जाओ। आओ, खुश रहो और खुश लौटो। इसके हाथ की गिरफ्त, जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, कि कोजबान की गिरफ्त की तरह आहनी थी। चुनांचा मुझे शक हुआ कि कहीं ये बूढ़ा वही कोजबान तो नहीं जिसका चेहरा मैं देख ना सका था। मैंने अपना शक दूर करने के लिए पूछा, कौन डरक्यूला? जी हाँ, मेरा नाम ही डरकुला है। मिस्टर हार्कर, अंदर आ जाएं। रात बेहद सर्द है और फिर आप थके हुए भी हैं और जाहिर है कि आपको भूख भी मालूम हो रही होगी। मैं अपना सामान उठाने के लिए झुका, लेकिन मुझसे पहले डरकुला लाशोदान एक ताख्चे में रखकर मेरा सामान उठा चुका था। मैंने शर्मिंदा होकर इसके हाथ से अपना सामान लेने की कोशिश की तो इसने कहा, नहीं मिस्टर हार्कर, आप मेरे मेहमान हैं, चुनांचा ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपको किसी तरह की तकलीफ़ ना दूं। आप कहेंगे कि मैं नौकरों को क्यों नहीं बुला लेता, तो अर्ज़ है कि रात ज़्यादा गुजर चुकी है और नौकर अपने कमरों में पड़े खराटे ले रहे हैं। इन बेचारों को भी आराम करने का इतना ही हक है जितना कि आपको और मुझे। चुनांचा मैं इन्हें बेदार करना मुनासिब नहीं समझा। आए, मैं इसके पीछे हो लिया और एक बड़े से हाल में गुजरने के बाद एक चक्करदार जीना तय कर रहा था। जीना तय करने के बाद मैं एक फिर तंग गुजरगाह में से गुजर रहा था, जिसके अख्तिताम पर एक दरवाज़ा था जो बंद था। गोंड ड्रैकुला ने दरवाज़ा खोला तो मैं अपने सामने एक रोशन कमरा देखकर खुश हो गया। कमरे के बीच में खाने की मेज़ थी और आतिशदान में आग जल रही थी। साफ जाहिर था कि अभी चंद मिनटों पहले ही आतिशदान ठंडा पड़ा हुआ था और इस वक्त जबकि मैं बाहर दरवाजे के सामने हैरान और परेशान खड़ा था, इसमें आग जलाई गई थी। गोंड ड्रैकुला ने मेरा सामान एक तरफ रखा और कमरा अबूर करके सामने वाले दरवाजे के सामने पहुंचा। इसने वो दरवाज़ा भी खोल दिया। इसके पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक शमा जल रही थी। कमरा चारों तरफ से बंद था, यानी इसमें एक भी खिड़की न थी। इस कमरे को अबूर करके इसने एक और दरवाज़ा खोला जो पहले दरवाजे के ऐन मुकाबिल था। इसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि एक बेहद आरामदेह ख्वाबगाह के सामने खड़ा था जिसमें कई शमाएं जल रही थी और आतिशदान भी रोशन था। हालांकि कमरा तो आम के आतिशदान की तरह ये भी चंद मिनटों पहले ही ठंडा पड़ा होगा। गोंड मुझे वही छोड़कर कमरा तो आम में पहुंचा और मेरा सामान ले आया। ख्वाबगाह के एक कोने में तरतीब से रखा और जाते हुए बोला, मिस्टर हार्कर, ऐसे तवील सफ़र ने आपको थका मारा होगा, चुनांचा बेहतर होगा आप नहा धोकर और ज़रस्ता कर खाने के कमरे में तशरीफ़ ले आएं। आपका खाना मेज़ पर चुना होगा। गर्म और रोशन कमरे और गोंड की शाइस्तगी और अखलाक मेरा खौफ दूर कर दिया और मैं ये सोचकर हंस पड़ा कि मैं ख्वाह मख्वाह ही अपने आप को दहला रहा था। खौफ का गलबा कम होती ही मुझे शदीद भूख का एहसास हुआ। मैं वाकई बहुत भूखा था। चुनांचा मैं गुस्ल करके और ज़रा अवीस्ता कर कमरा तो आम में पहुंचा तो वाकई मेज़ पर खाना चना हुआ था और गोंड ड्रैकुला आतिशदान के सामने खड़ा था। मुझे देखते ही इसने खाने की मेज़ की तरफ इशारा करते हुए निहायत शाइस्तगी से कहा, तशरीफ़ रखिए मिस्टर हार्कर और खूब सैर होकर खाएं। मेज़बान का फ़र्ज़ है कि वो मेहमान के साथ दस्तरखान पर बैठे, लेकिन चूँकि मैं रात का खाना खाने का आदी नहीं हूँ, इसलिए यकीन है कि आप मेरी इस बदतहज़ीबी को माफ़ कर देंगे। मैंने गोंड ड्रैकुला को वो रक़िया दे दिया जो मेरे सॉलिसिटर हार्कस ने भेजा था। वो चंद सानियों तक रुकिया पढ़ता रहा, फिर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, आप भी पढ़ लीजिए। मैंने रुकिया इसके हाथ से लेकर पढ़ा तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मिस्टर हार्कस ने लिखा था, मैं गुंटिया के मर्ज में मुब्तला हूँ, चुनांचा बज़ाते खुद आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। अलबत्ता मैं एक ऐसे शख्स को आपके पास भेज रहा हूँ जिसकी काबिलियत और होशियारी का भी कायल हूँ। मिस्टर हार्कर मेरे ख़ास आदमी हैं, इसलिए मैंने किसी और को ना भेजकर उन्हें आपकी खिदमत में भेजा है। मिस्टर हार्कर बालिग नज़र और तजुर्बाकार आदमी हैं। इसके अलावा मैं इन्हें अपने बेटी की तरह समझता हूँ। उम्मीद है मिस्टर हार्कर आपके हर सवाल का जवाब इत्मीनान बख्श तौर पर देते हुए आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। कारलाइका से याद फरमाएं। मुखलिस हार्कर्स। मामला हल हो गया।
معلوم ہوا غروب ہوتی ہی سورج کی آخری کرنیں اس چوٹی پر پڑتی ہے اور جبکہ نیچے اندھیرا اترنے لگتا ہے تو وہ چوٹی بہت دیر تک روشن رہتی ہے۔ سڑک سنسان تھی، کبھی کبھی کوئی زیک یا سواگ مسافر نظر آ جاتا جو تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے گھر یا کسی قریبی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اس ملک میں گینگے کا مرض عام ہے، اکثر لوگوں کے گلے پھولے ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں کناروں سے ذرا ہٹ کر جگہ جگہ چوبی سلیب گڑے ہوئے ہیں، اور جب ہماری گاڑی ان سلیبوں کے سامنے سے گزرتی تو میرے ہمسفر فوراً اپنے سلیب پر نشان بنا لیتے۔ کسی قبر کے قریب کوئی دیہاتی یا یہاں تن سر جھکائے گویا مراقبے میں بیٹھی ہوتی۔ ہماری گاڑی کڑکڑاتی ہوئی اس کے قریب سے گزرتی، لیکن وہ نظر اٹھا کر بھی ہماری طرف نہ دیکھتی۔ بعض چیزیں میرے لیے نئی تھی، مثلاً درختوں کے بیچ میں گھاس کی کلیان اور جھکی ہوئی شاخوں والی بیت کے درمیان جن کی چکنی چال کچھ عجیب طرح سے چمک رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی چکڑا ہماری گاڑیوں کے پہلو میں سے گزر کر سمت مخالف کی طرف سے ڈولتا ہوا نکل جاتا۔ ان چکڑیوں میں کسان بیٹھے ہوئے ہوتے جو رنگین پوستین پہنے ہوئے، یہ زیک ہوتے یا پھر سلواگ، مغزلات قدیم طرز کے محالوں کی بتی جیسے لمبے لمبے لوٹ اپنے گود میں رکھے بیٹھے ہوتے۔ لوٹوں کے ایک سرے پر کلہاڑی لگی ہوتی۔ شام ہوئی اور سردی بڑھ گئی۔ شاہ بلوت سفیدے اور سنوبر کے درختوں کے نیچے اندھیرا چھانے لگا۔ شام کے دن لکی نے اس اندھیرے میں گڑمڑ ہو کر قہر کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ ہماری گاڑی درے کی ڈھلان اترنے لگی۔ دور سلسلہ کوہ کے دامن میں کہیں کہیں الاؤ روشن تھے۔ دن بھر کی تکی ہارے مسافر رات گزارنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سڑک سنوبر کے جنگل کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی، اور اس جنگل میں درختوں کے گنے سیالوں کے بیچ میں بورے بورے انبار سے نظر آ رہے تھے۔ یہ خشک گھاس کی کلیان تھی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور میں یہ گلیان بہت بھیانک سے معلوم ہو رہے تھے۔ آسمان کی نیلاہٹوں میں تیرتے ہوئے بادل عجیب پراسرار شکل اختیار کرنے لگے تھے۔ خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ پہاڑیوں کی چوٹیاں محیب دیو کی سی معلوم ہو رہی تھی، اور پھر پہاڑی سلسلے میں نظر آتے ہوئے گہرے اور اندھیرے شفاف جیسے کسی انفریت کا دہن۔ اپنے مقام اور ایسی فضا میں الٹی سیدھے خیالات کا ہجوم ہو ہی جاتا ہے۔ میں تو ہم پرست نہیں ہوں، لیکن یہاں میری روشن خیالی دری رہ گئی ایک طرف۔ بعض جگہ ڈھلان ایسی عمودگی تھی کہ ہمارے کوچوان کی ظالمانہ کوششیں بھی گھوڑوں کی رفتار تیز نہ کر سکی۔ کوچوان دیوانوں کی طرح ان پر چھابکے برساتا رہا، اور وہ تیز رفتاری سے ڈھلان چلنے کی کوشش کرتے، لیکن چند ثانیوں بعد ہی ہانپنے لگتے۔ ہمارے یہاں ایسے موقعوں پر مسافر گاڑی میں اتر جاتے ہیں۔ گھوڑے خالی گاڑی کو آسانی سے کھینچ کر ڈھلان کی چوٹی پر پہنچائی جاتی ہے تو مسافر پھر سوار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی میں نے گاڑی سے اترنا چاہا، کیونکہ یقین تھا کہ دوسری بھی میری تقلید کریں گے، لیکن کوچوان نے سر ہلا کر کہا، نہیں جناب، بیٹھے رہے، یہ آپ کا ملک نہیں ہے، یہاں کتے بہت ہیں اور آدمی کو پاڑ کھاتے ہیں۔ اور پھر اس نے پرمانی نظروں گون ڈرکیولا نے آگے بڑھ کر ایک قاب پر سے سرفوش اٹھایا، اور میں سب کچھ بھول کر بنے ہوئے مرغ پرندوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ مکھن تو سلاد اور شراب کے چند جاموں سے مرغ کے گوشت کو شگم تک پہنچایا تو طبیعت کا ازملال ذرا دور ہوا۔ کھانے کے درمیان گونڈ نے چند سوال پوچھے جن کے میں نے مناسب و موزوں جواب دیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اس سفر کے عجیب و غریب واقعات بھی سناتا رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں آتشدان کے سامنے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور وہ سگار سلگایا جو میرے میزبان نے پیش کیا تھا۔ معاف کرنا مسٹر ہارکر، میں سگار وغیرہ نہیں پیتا۔ اور اب میں نے اپنے میزبان کا جائزہ لیا۔ وہ غیر معمولی خدوخال کا آدمی ہے، مضبوط جبڑے، لمبوترا چہرہ، ناک کا بانسا بلند اور نتنے
महराबी बुलंद माथा, सर पर गने मगर कनपटी पर चौड़े सफ़ेद बाल, बुए बेहद घने जो नाक के ऊपर आपस में मिल गई थी, और इनके बाल इतने लंबे थे कि आंखों पर झुक आए थे। घनी मूंछ के नीचे इसका दहन मुझे बेहद अजीब सा मालूम हुआ। किसी बेरहम आदमी के जहन का सा दांत है, अंगेज हद तक सफ़ेद और नुकीले, खसूसन वो दो दांत जो सामने के दो दांतों के दाएं बाएं होते हैं, भेड़िए के दांतों की तरह नोकदार और मुड़े हुए और बाहर को निकले हुए थे। होंठ सुर्ख, नाकाबिल यकीन हद तक सुर्ख। मामर आदमी तो एक तरफ, मैंने किसी नौजवान के भी इतने सुर्ख होंठ ना देखे थे। तूड़ी दोहरी हड्डी की और फैली हुई रुखसारों का रंग का मुर्दे की तरह सफ़ेद। होंठों के अलावा इसके बदन का कोई हिस्सा सुर्ख ना था। यूं मालूम होता था जैसे इसके बदन में खून ही नहीं। गूंड ड्रैकुला के हाथ मजबूत, फैले हुए और बेहदे थे। नाखून वहशों की तरह लंबे मगर साफ। और सबसे अजीब बात जो मैंने देखी कि हथेलियों पर भी बाल थे। गोंट ने बालों के दरमियान जब आगे झुककर मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो मुझ पर सरसरी आ गई और साथ ही जी मतलाने लगा। गोंट का सांस मतफन था। अमूमन बूढ़े आदमियों का सांस बुदबुदार होता है, लेकिन ये बदबू कुछ अजीब सी थी, सड़े हुए गोश्त और खून की बदबू। बावजूद कोशिश के मैं अब काई ना रुक सका। गूंट फौरन सीधा होकर बैठा। मैंने खिड़की में से बाहर देखा। सुबह के आसार नबूदार हो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में मुझे कुछ शक सा हुआ। मैं कुछ मबहम सी आवाज़ें सुन रहा था। मैंने कान लगाकर सुना, लेकिन नीचे भेड़िए भौंक रहे थे। इन आवाज़ों को सुनती ही गूंट की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इसने कहा, ये आवाज़ें सुन रहे हैं आप? ये सरान शब की आवाज़ें, कितनी दूर आवाज़ें, कितनी मदम, कफनी शीरीं, सामा नवाज मौसीकी से पुर। आह जनाब, आप शहर के रहने वाले हैं, आप एक शिकारी के जज्बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो उठा। आप थके हुए हैं? बिस्तर तैयार है, जाए आराम कीजिए और जब तक चाहे सोते रहे, क्योंकि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और शाम तक वापस आऊँगा। और इसने आगे बढ़कर मेरे लिए ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। गूंट ने खुद ही शब बखैर कहते हुए बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं खौफजदा हूँ, खुदा जाने क्यों। उल्टे सीधे ख्यालात मुझे परेशान कर रहे थे। मैं वो बातें सोच रहा हूँ जो अपने नफ्स से भी छुपाना चाहता हूँ। खुदा जाने क्या होने वाला है। एक एहसास बहरहाल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ख़तरे का एहसास। मैं ख़तरे में हूँ, मेरी जान ख़तरे में है। खुदा जाने क्यों मैं इस ख्याल को अपने दिल से दूर नहीं कर सका। खुदा मेरी हिफाजत करे और मेरे हवास कायम रखे।